Hello, hi, and good morning to everyone. As you know, myself Vishal, and I'm the one who is taking care of English language at Mission and Vision classes. So, guys, we were discussing about the figure of speeches. हमने कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में बात की थी. Some remaining are still to be considered. So today we are moving to our third phase, and I hope this would be the last one of our particular this chapter, figure of speech. So moving toward the next topic, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैराडॉक्स. पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच. जैसे कि वी हैव discuss little bit about paradox in our last class. So today I have selected this topic once again because of some reason we wouldn't be able to deal with it more clearly. So आज हम इस paradox figure of speech के बारे में proper वे से discuss करने जा रहे हैं. जिसने मेरी last video देखी थी, शायद I think you know very well that कि हमने paradox figure of speech के बारे में बात की थी कि when one thing is opposite to other but in a strange way. अगर बात करें पैराडॉक्स, तो पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में विरोधाभास भी कहा जाता है. विरोधाभास, जैसे कि आपको हिंदी के वर्ड्स पढ़ते ही समझ में आ गया. विरोधाभास मीन टू से जब किसी भी अपनी कही हुई बात का आप विरोध किसी दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस में करते हुए नजर आते हैं. इट मीन्स दैट वन थिंग इज ऑपोजिट टू अनदर. ऑपोजिट तो हो बट इट मस्ट बी इन अ स्ट्रेंज वे. मुझे लगता है कि कुछ एग्जांपल्स हम देखें जिसके थ्रू हम इसको अच्छी तरह से प्रॉपर वे से डील कर सकते हैं. For an example, I must be a cruel to be kind. देखिए यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है, यहां पर देखिए क्रूअल का साफ साफ ऑपोजिट हो रहा है काइंड. क्रूअल का ऑपोजिट दिखाया गया है काइंड. अब इस सेंटेंस के सेंस को देखा जाए तो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड. मीन्स मुझे अपने आप को काइंड प्रूव करने के लिए मुझे क्या बनना पड़ा? क्रूअल बनना पड़ा. मीन्स इन द फर्स्ट वे आई एम सेइंग दैट आई एम अ काइंड पर्सन, बट फॉर बीइंग अ काइंड आई नीड टू बी क्रूअल फर्स्ट. मीन्स अगर मुझे अपने आप को काइंड शो करना है तो उसके लिए पहले मुझे अपने आप को क्रूअल बनाना पड़ेगा. तो the first part of the sentence is completely opposite to another, और एक absurd way. The opposite, the first part or the one thing is opposite to other but in an absurd way. एक और एग्जांपल देखिए. We did one thing. We did nothing. यहां पर आप साफ साफ देख के आपको शायद समझ में आ रहा होगा. द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस बोथ आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर बट इन एन एब्सर्ड वे. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट यहां पर कहा जा रहा है द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस इज दैट वी डिड वन थिंग बट वी डिड नथिंग. जब हमने एक काम किया वी डिड नथिंग, तो भी हमने कुछ नहीं किया. मीन्स हमने कुछ किया लेकिन फिर भी हमने कुछ नहीं किया. मीन्स कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ किया होता है लेकिन वो इस लायक नहीं होता है कि कहा जाए कि हमने कुछ किया. सो द होल पार्ट ऑफ सेंटेंस मीन द फर्स्ट थिंग इज टोटली डिफरेंट विद द अदर्स बट इन एब्सर्ड वे. एब्सर्ड वे, ए स्ट्रेंज वे, एक अजीब तरीके से आप साफ साफ देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल एक दूसरे के कंट्ररी है, कंट्ररी चल रहे हैं. फॉर एन एक और एग्जाम्पल देखा जाए. I know one thing. In the same way, I know one thing. I know
नथिंग। देखिए इससे भी साफ साफ इन सेकेंड एंड थर्ड बोथ एग्जांपल्स आर इक्विवेलेंट ऑफ ईच अदर, मींस आई नो वन थिंग। जब मुझे एक चीज की जानकारी है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं है। मतलब या तो आपको जानकारी है तो एक्नॉलेजमेंट है, तो सभी चीजों का एक्नॉलेजमेंट हो, अदर नहीं हो तो टोटली नहीं हो। जैसे कि कहा जाता है कि मैं आई एम ए वेरी इंटेलिजेंट गाय, आई कैन सॉल्व ईच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बट एक्सेप्ट वन। तो अगर आप इंटेलिजेंट है, अगर सभी चीजों का सॉल्यूशन आपके पास है तो एक का क्यों नहीं है। तो सेम वे मींस पैराडॉक्स जो विरोधाभास है वो फिगर ऑफ स्पीच हमें यही बताता है कि जब एक चीज दूसरी चीज के ऑपोजिट होती है लेकिन उसका ऑपोजिट होना बिल्कुल एब्सर्ड वे हो, स्ट्रेंज तरीके से हो, तो वो पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच में काउंट किया जाता है। ओके, नाउ मूव टुवर्ड द सेकंड फिगर ऑफ स्पीच। सो गाइस सेकंड और जो भी हमारा आज का टॉपिक नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो जो अभी जो हम जिस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करने जा रहे हैं बिल्कुल सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू पैराडॉक्स। इसका नाम है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच। इट इज ऑल्सो बीइंग कॉल्ड विरोधाभास इन इंग्लिश। कॉमन देखिए इसमें इसकी अगर डेफिनेशन देखा जाए तो वी आर नॉट गोइंग टू डील विद द प्रॉपर डेफिनेशन। हम उतना ही समझ रहे हैं जितना हम समझने की हमारे को जरूरत है और जिससे हम इससे रिलेटेड किसी भी एग्जांपल से अपने आप को डील करवा सके। तो देखिए ऑक्सीमोरॉन में वन वर्ड इज ऑपोजिट, वन वर्ड इज ऑपोजिट टू अदर। देखिए in the previous one we got to know that in paradox, I mean to say in paradox में हमने ये पता किया कि पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच में एक सेंटेंस दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, लेकिन ऑपोजिट हो एक स्ट्रेंज हो वे में, एक एब्सर्ड वे में। यहां पर ऑक्सीमोरॉन में एक वर्ड मींस वन वर्ड इज ऑपोजिट टू अनदर, लेकिन इसकी एक क्वालिटी है कि जब ऑपोजिट वर्ड होगा तो दैट मस्ट बी इन कंसेक्यूटिव मैनर। कंसेक्यूटिव मैनर मींस लगातार होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल साइलेंट येल। देखिए येल का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना, मींस अगर येल है तो कैसे पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल कि येल साइलेंट हो? आई थिंक पॉसिबल नहीं है। स्मॉल क्राउड, अगर क्राउड है तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वो क्राउड स्मॉल हो? फॉर एन एग्जांपल अनपॉपुलर सेलिब्रिटी, अगर कोई सेलिब्रिटी है तो वो अनपॉपुलर मींस इनफेमस कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे, जैसे क्लास 12th की बुक फ्लैमिंगो में पोएम नंबर 1 है माई मदर एट 66, वहां पर साफ साफ एक वर्ड आया है द यंग एंड ओल्ड ट्रीज आर स्प्रिंटिंग। तो यहां पर आप देखिए यंग एंड ओल्ड ट्रीज, तो जब यंग है तो ओल्ड ट्रीज कैसे हो, यंग और ओल्ड कैसे हो सकता है? देखिए अगर ऑपोजिट है तो ये देखिए दोनों कंसेक्यूटिव वे में एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, मींस ऑपोजिट ऑपोजिट, ऑपोजिट टू ऑपोजिट, ऑपोजिट टू ऑपोजिट एंड ऑपोजिट टू ऑपोजिट, मींस वन वर्ड मस्ट बी ऑपोजिट टू अनदर बट इन अ कंसेक्यूटिव वे, लगातार कंटिन्यूअस फॉर्म में। और जैसे ही आपके सामने एग्जांपल आएगा डेफिनेटली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू वुड बी एबल कि आप किसी भी इससे रिलेटेड किसी भी एग्जांपल को आसानी से क्लेरिफाई कर पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच या पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में रीड करते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उनको पहचान नहीं पाते हैं बिकॉज
हमारे को प्रॉपर वे से हमें उन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो देखिए पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन विद अ स्लाइट डिफरेंस। पैराडॉक्स में वन स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू अनदर बट इन ए स्ट्रेंज वे, हमने एग्जांपल्स डील किए। ऑक्सीमोरॉन में एक वर्ड दूसरे वर्ड का ऑपोजिट होता है लेकिन वो कंसेक्यूटिवली चलने चाहिए। फॉर एन एग्जांपल साइलेंट एल या स्मॉल क्राउन, अनपॉपुलर सेलिब्रिटी, यंग एंड ओल्ड ट्रीज, लाइक दैट lots of examples are over there। और जब हम अब as I completed this part, definitely a class will be there for you guys, जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स डील करेंगे जहां पर MCQs रहेंगे। डेफिनेटली MCQs विल बी देयर, जिसके थ्रू हम उन एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छी तरह से हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसको हम डीपली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की भी एक खासियत मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस देखिए, पहले मैं बता दूं, जैसे कि हमने फर्स्ट पढ़ा पैराडॉक्स, फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा, सेकंड हमने ऑक्सीमोरॉन के बारे में पढ़ा, और थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीथीसिस के बारे में। देखिए, इन तीनों फिगर ऑफ स्पीच में एक माइनर डिफरेंस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए एंटीथीसिस, उससे पहले फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एंटीथीसिस, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसके बारे में क्लेरिफाई कर दूं। देखिए पैराडॉक्स में हमने पढ़ा व्हेन वन स्टेटमेंट इज ऑपोजिट टू अदर बट इन एन एब्सर्ड वे, हमने एग्जांपल्स डील किए। ऑक्सीमोरॉन में वी गॉट टू नो दैट व्हेन वन वर्ड इज ऑपोजिट टू अनदर बट दे मस्ट बी इन कंसेक्यूटिव फॉर्म। अब एंटीथीसिस में क्या होता है? एंटीथीसिस में an idea, statement और क्लोज, चाहे वो आइडिया हो सकता है, चाहे कोई स्टेटमेंट हो सकता है, या फिर कोई क्लोज हो सकता है, इज ऑपोजिट टू अदर। मीन्स अगर एंटीथीसिस में पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन से छोटा सा हल्का सा डिफरेंस यही है कि पैराडॉक्स में एक स्टेटमेंट दूसरे का ऑपोजिट था, ऑक्सीमोरॉन में एक वर्ड दूसरे का ऑपोजिट था। यहां पर पूरा आइडिया, स्टेटमेंट या पार्ट ऑफ क्लोज सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस का कंप्लीटली ऑपोजिट होगा। बहुत कॉमन एग्जांपल है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, और जो हम यूजुअली वी हर्ड देम आल्सो। man proposes, God disposes। देखिए बहुत कॉमन एग्जांपल है जिसका यूजुअली बहुत बार यूज किया जाता है। तो देखिए ये एक क्लोज है, स्टेटमेंट है जो कंप्लीटली दूसरे पार्ट ऑफ स्टेटमेंट का ऑपोजिट है। एक और देखिए, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो यहां पर देखिए आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि ये पार्ट ऑफ सेंटेंस कंप्लीटली ऑपोजिट है सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस के का। इसका मीन्स है कि जब तक हम जुड़े हैं तब तक तो एक है, तब तक तो खड़े हैं, और जैसे ही हम डिवाइड होंगे तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, मीन्स वी वुड फॉल। तो देखिए एक पार्ट ऑफ सेंटेंस टोटली ऑपोजिट है, सेंस में भी ऑपोजिट है सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस का। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। देखिए स्पीच इज सिल्वर, स्पीच को सिल्वर प्रेफर किया गया है, और साइलेंस को गोल्ड। देखिए
सिल्वर जो होता है वो व्हाइट कलर में होता है, ये तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। गोल्ड जो होता है येलो कलर में होता है। तो पहली चीज तो ये डिफरेंस आ गया। देखिए यहां पर सिल्वर और गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कलर, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द कलर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, बट सेंस में अगर बात किया जाए तो एक वर्ड, एक पार्ट ऑफ आइडिया, एक आइडिया दूसरे आइडिया का बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है। मींस इफ यू आर ए गुड ओरेटर यू वुड बी काउंट एज ए सिल्वर, बट बीइंग साइलेंट इज seemed or prescribed to be more useful than this part. मीन्स जब एक आइडिया दूसरे आइडिया का टोटली ऑपोजिट हो तो वो होता है एंटीथीसिस। तो गाइस अभी मैंने आपको 3 फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में बताया और जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे रिलेट कर रहे थे। पैराडॉक्स में जब हमने पढ़ा कि एक सेंटेंस मीन्स when a sentence is totally opposite to another but in an abstract way, then it will be count as paradox. In the second part, in the second oxymoron, when a word is opposite to another but they must be in consecutive order. The third one, when a idea, statement or a clause is totally opposite to other, then it will becomes one of the example of antithesis. तो मेरे ख्याल से for I suppose that these rules and examples are totally clear in your mind, or if we are practicing continuously definitely there will be no doubt. Now moving towards our next figure of speech. So दोस्तों देखो यार, सिंपली सी हम बात कर रहे थे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। जब हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, व्हेन वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट लेक्चर, वी वर हैविंग अ डाउट दैट कि क्या हमें फिगर ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझ आएगा भी कि नहीं आएगा। एंड आई थिंक मैंने एक प्रॉपर और इजीएस्ट वे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर भी फ्रेंड्स, इफ एनी काइंड ऑफ डाउट इफ यू हैव, प्लीज सेंड मी योर डाउट्स इन माय कमेंट बॉक्स और मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू शॉर्ट देम आउट, और जिससे हम एक नए फेज की तरफ अपने आप को बढ़ा पाएंगे। सो अब मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है। जितना बोलने में ये टफ है, जितना प्रोनाउंसिएशन में ये टफ है, उतना ही इजी है ये समझने में। हमारा जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है आज का वो है देखिए ओनोमेटोफिया। ओनोमेटोफिया इस फिगर ऑफ स्पीच की खासियत बहुत इजीएस्ट। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जितना टफ हम समझ रहे हैं उतना टफ है नहीं। अगर हम चीजों को इजी वे से समझने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली द थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर अस। तो ओनोमेटोफिया जितना टफ दिखता है उतना टफ है नहीं। इसमें इसकी खासियत यह है, repetition of sound of a thing। इसमें ओनोमेटोफिया में किसी भी चीज की साउंड का रिपीटेशन होता है। अब साउंड देखिए, अलग अलग चीजों का साउंड को अलग अलग नाम दिया गया है। फॉर एन एग्जांपल, बर्ड्स चिर्पिंग। देखिए बर्ड्स चिर्पिंग, बर्ड्स के साउंड को चिर्पिंग साउंड कहा जाता है। बीज बजिंग, बीज बज करने का साउंड प्रोड्यूस करती है। स्प्लैश ऑफ वाटर, वाटर की आवाज को स्प्लैश कहा जाता है। रसलिंग ऑफ विंड्स, हवा के आवाज को रसलिंग मतलब सरसराना ये कहा जाता है। डॉग्स बार्किंग, डॉग्स की आवाज को बार्क कहा जाता है। मींस जस्ट लाइक लॉट्स ऑफ एग्जांपल। अब जैसे कि मैंने डॉग्स बार्किंग लिखा है तो आपके माइंड में तो बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी मेरे ख्याल से आ गया होगा और आ भी रहा होगा। और आई नो आई एम डीलिंग विद स्मार्ट गाइज, स्मार्ट पीपल्स, सो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैं अपने टॉपिक को कितनी इजीएस्ट वे से आपके लिए एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आई सपोज कि माई स्टूडेंट और माई ऑडियंस आर फार मच बेटर एज आई एम थिंकिंग। सो ओनोमेटोफिया
जो फिगर ऑफ स्पीच था, सो सिंपल इट वाज। आई थिंक ये तो पहले से ही आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। मींस व्हेनेवर द रिपीटेशन साउंड ऑफ रिपीटेड of a thing, when the sound of repeated of a thing, then it becomes one of the example of onomatopoeia.